Hello students, I am glad that Accounting Terms Part 1 has received so much of love from all the students, and that's why I'm here again with the Part 2 and we'll continue from where we left. I would just want to repeat that this video is for absolute beginners who have just started with accountancy or want to revise accountancy from the basics. It is also helpful for those students who have migrated from science background to commerce background and they are just starting with accountancy. So let's start. The last term which we left at was stock. So what is stock? You can see on the screen. Stock is unsold goods lying with a business on any given date. So whenever you hear the term stock, what comes in your mind? Something like this. Some packaged products lying in a warehouse or lying in a godown, lying in a shop. Suppose if you watch, there's a show called Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, which a few of them watch, I think, on TV. They also have a warehouse, they call it godown, and they have lots of such boxes lying. They sell TV, refrigerators, and such kind of equipment. So they also have such kinds of products, packaged products lying in their godown. So that is stock. Yes, you must have heard them saying कि चलो stock match कर लेते हैं, stock मिला लेते हैं. So this is stock. So this comes to your mind. So you can see unsold goods. Obviously these are not sold. If it is left in their godown, that means अभी तक बिका नहीं है, अभी तक sold नहीं हुआ है. सेल करने के लिए ये वहाँ लाया गया है और वहाँ रखा गया है. अब जैसे जैसे शोरूम से माल खत्म होते रहेगा, स्टॉक जो है वो गोडाउन से निकल के शोरूम तक पहुंचता रहेगा. या फिर अगर कोई होलसेलर है तो वो अपने गोडाउन से ये सारा जो माल है वो रिटेलर तक पहुंचा देगा, डिलीवरी करवा देगा. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टॉक मीन्स. अब अगर एक और एग्जांपल देखें, सपोज यू आर इन अ शॉपिंग मॉल एंड यू सी सच सिनेरियोज कि इस तरीके से कपड़े पड़े हुए रहते हैं. फर्क क्या था कि अभी जो हमने लास्ट पिक्चर देखा वो गोडाउन में इस तरीके से पड़ा है, और जब उसे खोल के शॉपिंग मॉल में इस तरह से लगा दिया गया है, क्या ये सब अभी तक बिक चुके हैं? आर दीज सोल्ड नाउ? नो, दीज आर नॉट सोल्ड नाउ. ये सेल करने के लिए रखे गए हैं. अब आप इसमें से आते हो, एक टी शर्ट उठाते हो, उसको ले जाते हो, तो वो हो गया सोल्ड आइटम. क्या बाकी ये सब सोल्ड है? नहीं, ये अभी भी स्टॉक है. अब अगर कोई इनसे पूछता है कि आपके पास एल साइज के टी शर्ट्स का स्टॉक है, तो यहाँ आएंगे, काउंट करेंगे, बोलेंगे हाँ 40 टी शर्ट्स एल साइज के स्टॉक है मेरे पास. तो इसको बोलते हैं स्टॉक. तो अगेन इफ यू कम टू द डेफिनेशन, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड का समझ में आ गया. लाइंग विद अ बिजनेस ऑन एनी गिवन डेट. सपोज आप 2 तारीख को जाते हो इस मॉल में और पूछते हो कितने टी शर्ट्स है, वो काउंट करके बताते हैं 40 टी शर्ट्स है. अब सपोज आप 4 तारीख को जाते हो, वो उसी दिन काउंट करेंगे और बताएंगे कि 29 टी शर्ट्स है, बाकी जो थे वो इन दोनों दिनों में सेल कर दिए गए. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टॉक. नाउ स्टॉक होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन फाइनल अकाउंट्स. जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जब हम कोई भी कंपनी का स्टॉक का लिस्टिंग करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट में आता है. स्टॉक इज ऑल्सो अ करेंट एसेट, and if you know what is asset, it's very good. If you do not know, I'll just tell you, assets are those benefits for the company जो उनको पैसा लाके देगा, या तो 1 साल के अंदर या तो 1 साल के बाद. तो स्टॉक एक करंट एसेट है, मतलब वो 1 साल के अंदर ही उनको पैसा लाके दे सकता है. So this is the term stock. So now let's see for a manufacturing firm जो खुद मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स. अभी तक हमने जो देखा था, हमने जेठालाल गड़ा का एग्जाम्पल लिया था, जो एक बिजनेसमैन है एंड ही सेल्स टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड सच गुड्स. तो उनके पास ये स्टॉक्स पड़े रहते हैं. वो एक ट्रेडर है, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर. उनके पास ये माल आता है, वो गोडाउन में रखते हैं और उसको बेचते हैं. तो उनका स्टॉक कुछ ऐसा दिखता है. अब सपोज जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि टी शर्ट्स का हमने एग्जाम्पल देखा, तो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो टी शर्ट, शर्ट, कोट ये सब बनाता है. उसके लिए क्या क्या स्टॉक में आता है? क्या खाली फिनिश गुड्स आता है? लेट्स सी. उसके लिए रॉ मटेरियल्स भी स्टॉक है, उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस भी स्टॉक है. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब देखिए, कोट आधा बना हुआ है तो ये भी माल उसके स्टॉक में काउंट होगा. फिनिश गुड्स तो ऑब्वियसली होगा ही, ये स्टॉक हो गया. एक रिटेलर के लिए क्या हुआ? रिटेलर के लिए खाली फिनिश गुड्स ही स्टॉक है, क्योंकि उसके पास वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल तो है ही नहीं. वो तो डायरेक्ट फिनिश गुड्स मंगवाता है होलसेलर से और उसी को बेचता है. तो उसके लिए फिनिश गुड्स इज जस्ट दिस कोट, या जो भी आपको सामान दिख रहा है इस पिक्चर में, खाली वही उसके लिए फिनिश गुड्स है. और एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तीनों ही स्टॉक है. वर्क इन प्रोग्रेस आपको समझ में आया? जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनने का जो प्रोसेस है,
वो अगर सपोज आधा ही ये कोट का मटेरियल आया, फिर कोट जो है वो आधा ही बना है, अभी पूरा बना नहीं है, तो वो भी उसके स्टॉक में आता है. So raw materials, work in progress and finished goods are the stock of manufacturing firms and retailer के लिए finished goods ही खाली stock है. लाइफ स्टॉक, क्या लाइफ स्टॉक स्टॉक में आता है? यस, लाइफ स्टॉक भी स्टॉक में आता है. लाइफ स्टॉक क्या हुआ? स्टॉक में स्टॉक वर्ड भी आ रहा है और लाइव वर्ड भी आ रहा है, दोनों का ही रेफरेंस है इसमें. व्हाट इज लाइफ स्टॉक? द एनिमल्स यू फाइंड ऑन अ फार्म, दोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ स्टॉक. जो फार्म में कोई भी एनिमल्स को रेज किया जाता है उसको बेचने के लिए. आपको पता है कि काउज भी खरीदे बेचे जाते हैं, हॉर्सेस भी खरीदे बेचे जाते हैं. तो बेसिकली द फार्म एनिमल्स हु आर रेज्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट, दे आर नोन एज लाइफ स्टॉक. सो अब जैसे काउज है वो बेचने के लिए भी बड़े किए जाते हैं और उनको उनका मीट भी बेचा जाता है. हॉर्सेज है, हम उनको बड़ा करते हैं ताकि हम पूरा का पूरा हॉर्स बेचेंगे, उसको रेस कोर्स में दौड़ाएंगे, तो वो भी लाइफ स्टॉक हो गया. तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टॉक. नेक्स्ट वी कम टू द टर्म इन्वेस्टमेंट्स. काफ़ी लोगों को पता होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इफ़ यू हैव एनी आइडिया देन थिंक फॉर अ मिनट कि इन्वेस्टमेंट्स का आपको क्या आइडिया है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं. अगर हम लोग एक नॉर्मल सेंस में जनरल टर्म में सोचे तो इन्वेस्टमेंट क्या, आपके पास कुछ पैसे हैं एंड अब आप चाहते हो कि वो पैसा ऐसे ही कबर्ड में ना पड़ा रहे, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? पैसा बढ़ेगा. कभी भी हमेशा ये कहा जाता है कि पैसा को अलमारी में मत रखो, उसको कहीं इन्वेस्ट करो, उसको बढ़ाओ, क्योंकि एवरी मनी हैज़ टाइम वैल्यू. अगर आपने मेरा टाइम वैल्यू का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी देखा है तो इट्स नॉट अ बिग इशू. आपके को कॉमर्स स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं कोई ना कोई करिकुलम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि हर एक पैसे का टाइम का भी कीमत होता है. आज जो 1 रुपया है वो कल 1 रुपया नहीं रहेगा. मतलब वैसे अगर 1 रुपये का सिक्का है तो वैसे वो 1 रुपये का सिक्का रहेगा, बट 1 रुपये से आज जो खरीद सकते हैं कल वो नहीं खरीद पाएंगे. अगर आज 100 रुपये में 1 किलो एप्पल मिलता है तो कल 100 रुपये में 1 किलो एप्पल नहीं मिलेगा. तो वो 100 रुपये को अपने को डेली बढ़ाना है. तो कैसे बढ़ा सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स करके. इन्वेस्टमेंट्स करना इज अ वेरी गुड हैबिट. इन्वेस्टमेंट्स हमेशा करने चाहिए. सेविंग्स करिए एंड उसको इन्वेस्ट करिए. दैट आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स, डू नॉट वेस्ट मनी, डू नॉट स्पेंड इट ऑन अननेसेसरी आइटम्स. उसको सेव करिए, उसको इन्वेस्ट करिए. इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है. So what are investments? Assets representing shares and debentures of companies or securities of financial institutions of the government. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया है assets क्या होता है. Assets are useful things, valuable things, जिसके पीछे पैसा लगाया है और वो आपको पैसा कमा के भी देगा. Like item of property owned by a person or a company, जिसका काफ़ी वैल्यू है और वो आगे चल के आपका, अगर आप कोई डेट्स में आ जाते हो, उधार में आ जाते हो, कर्जे में आ जाते हो, तो उसको बेच के आप पैसा उठा सकते हो. तो बेसिकली दोज आर एसेट्स. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना, आप पूछोगे मैम इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास आज 1 लाख रुपए है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. कहाँ पे? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं वो, या पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के भी हो सकते हैं. जैसे कि रिलायंस है, दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, आप उसके भी शेयर्स खरीद सकते हो, डिबेंचर्स खरीद सकते हो और गवर्नमेंट के भी खरीद सकते हो. ओके, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर. हम इन्वेस्टमेंट्स अगर अपने दिमाग में सोच के करते हैं कि हमें इसे इन्वेस्टेड ही रखना है, तो हम क्या करते हैं? उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो धीरे धीरे पैसा अक्यूमुलेट होता रहे, इंटरेस्ट आता रहे. जैसे शेयर्स खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर्स खरीदोगे तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा. तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है. अब जैसे कि देखो, मैंने कहा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. अब यहाँ आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिख रहा है. इफ़ यू सी, ध्यान से देखो, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके नीचे डिबेंचर सर्टिफिकेट लिखा है. तो पहले ये सब पेपर्स में होता था, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ. तो अब सब कुछ जो शेयर्स वगैरह आप खरीदते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है. अब अगर आपको पता है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है तो वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं. डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें आपके शेयर्स का हिसाब रखा जाता है. अब कुछ भी पेपर पे नहीं होता, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. और ये हो गया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक पेपर. ये बहुत पुराने हैं, आप देख सकते हो. अब इस तरीके का पेपर्स पे नहीं होता है काम, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है. बट दीज आर द एग्जांपल्स आई वाज टेलिंग यू. नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर.
इसका तो मैंने आपको मतलब समझा दिया कि अगर आप उसको 1 साल के पहले ही बेच देते हो तो इन्वेस्ट कहाँ किया आपने, आपने तो उसको खरीदा, अगर सपोज इन्वेस्टमेंट का प्राइस थोड़ा बढ़ गया, आपने बेच दिया तो आपने कमा लिया उसमें से 1 साल के अंदर ही, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो आपका फिर एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल हो गया, वो आप ट्रेडर हो। फिर अब ट्रेडर क्या होता है, देखो जब अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर काम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, शेयर्स खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो ट्रेडिंग होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे शेयर्स खरीदते बेचते हो, अगर आप उसको 1 साल तक रख रहे हो, 1 साल के बाद भी रख रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि आप चाहते हो उससे लॉन्ग टर्म आपको फायदा मिले। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको काफी नॉलेज दिया, अब आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट इज अ करंट और अ नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होता है जो 1 साल के अंदर अंदर ही आपको पैसा आप उसे उठा सकते हो। नॉन करंट एसेट क्या होता है, जिसको आप 1 साल के बाद पैसा उठा सकते हो। अब बताओ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के पहले ही आप उसको उठा लेते हो, उसको बेच देते हो, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि वो उसको 1 साल के पहले उठा लिया जाए? नहीं, वो ट्रेडिंग हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन करंट एसेट, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। और जो भी चीज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर नहीं होता है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो वो नॉन करंट एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन करंट एसेट। यस, इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, बट करंट नहीं होता है, नॉन करंट होता है एसेट। So the next term we come to is discount. Wow, a nice word. Discount सोचते ही, डिस्काउंट वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जब आप किसी सब्जी वाले से या फल वाले से खरीद रहे हो तो आप बोलते हो ना, भैया 10 रुपए कम ले लो, इतना रुपया ले लो, ऐसे कर लो, कम कर दो, वो होता है डिस्काउंट। आप जब मॉल में शॉपिंग करते हो, बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, अच्छा खासा शॉपिंग करके लाते हो, तो दोज आर डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट वही होता है। बट इन अकाउंटिंग टर्म्स डिस्काउंट के 2 तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम लोग ये टर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम आगे सम्स बनाएंगे, हम जब अकाउंट्स बनाएंगे कंपनीज का, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनका किस किस तरीके से कैसे कैसे हमें उनका ट्रीटमेंट करना है, उसको किस हेड में लिखना है, उसको किस में ऐड करना है, किस में लेस करना है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, यही हमारा काम रहेगा। तो अगर हम उसका पहले से ही समझ लें कि वो है होता क्या है, अगर उसका हम थ्योरी समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल में करने में वो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि उसका सेंस क्या है, डिस्काउंट का एक्चुअली मीनिंग क्या आता है वो आपको पता है, तो आप इजीली समझ में कर पाओगे। तो यहाँ आप देखिए, एन अलाउंस और कंसेशन ऑफर्ड बाय अ ट्रेडर टू हिज कस्टमर्स ईदर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ अ बल्क परचेज। प्रॉम्प्ट पेमेंट देखिए हाईलाइट किया हुआ है, बल्क परचेज। तो बेसिकली 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट ऐसा होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करो, मतलब वो आपको बोलेगा अगर आप तुरंत पैसे दे रहे हो तब तो मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर आप 2 महीने के बाद पैसे दोगे तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। देखिए सब्जी फल वाले के साथ तो नहीं होगा, बट जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा बिजनेस उधार पर चलता है, बहुत सारा बिजनेस क्रेडिट पर चलता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट। बहुत सारा बिजनेस क्रेडिट पर चलता है। सपोज आपने 1 करोड़ का माल मंगवाया है, तो आप उसको पहले ही बोलते हो कि मैं पूरा पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा माल बिकेगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो धीरे धीरे आपको पेमेंट करूंगा। तो 1 करोड़ का माल सपोज आप 1.5 करोड़ में बेचते हो, धीरे धीरे आप उसका 1 करोड़ चुकाते हो और 50 लाख जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो वो आपको बोलता है कि देखिए 1 करोड़ का माल है, अगर आप मुझे 1 करोड़ अभी का अभी कैश देते हो तो मैं आपके लिए 10 लाख रुपए अभी कम कर दूंगा, ये आपका डिस्काउंट। आप 90 लाख में ले लो माल अगर आप मुझे अभी कैश देते हो, तो वो हो गया प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट किया आपने तो डिस्काउंट देगा वो आपको, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, वो आएगा इसके बाद। और एक होता है बल्क परचेज। बल्क परचेज मतलब ये भी आप जानते हो, ये तो आप कॉमन में भी देखा है, अगर आप सब्जी वाले के पास जाते हो और उसको बोलते हो मुझे 1 किलो पाइनएप्पल दे दो, वो बोलेगा मैम 100 रुपए का हुआ, तो आप बोलोगे कि 100 रुपए कम में दे दो, वो बोला 2 किलो ले लीजिए, आपको 180 रुपए लगा देंगे, मतलब 90 रुपए किलो लगा देंगे, आपको 20 रुपए का फायदा। तो आप भी सोचते हो चलो मेरे घर में बहुत खाते हैं, पाइनएप्पल केक भी बनाना है, तो मैं 2 किलो खरीद लेता हूँ, मुझे 20 रुपए का फायदा भी हो रहा है। तो ये आपको बल्क परचेज में उसने डिस्काउंट दिया कि आप ज्यादा खरीद लो, पैसे कम कर देंगे। तो ये भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट मैंने आपको बताया एक्चुअली में 2 तरीके के होते हैं जब हम लोग अकाउंट्स में आते हैं। तो लेट्स सी कि कौन से 2 तरीके के होते हैं। सो फर्स्ट वी कम टू इज ट्रेड डिस्काउंट। Discount allowed by a seller to its customers at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods. ये बेसिकली कैसा डिस्काउंट हुआ, ये जो शॉपिंग मॉल्स में हम शॉपिंग करने जाते हैं और बोला गया है कि 60% ऑफ, जो खरीदा है खरीदो 60% ऑफ, तो वो एक फिक्स परसेंटेज है कि
अगर 1000 रुपये MRP लिखा है तो 60% ऑफ, यानी 600 रुपये ऑफ, 400 रुपये में आप ये चादर घर ले जा सकते हैं। बेडशीट पे 60% ऑफ है, तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जहाँ पहले से ही पता है कि आप जाओगे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो जो होल सेलर है सपोज, वो बोलता है कि मेरे अभी डिस्काउंट चल रहा है, सीजन चल रहा है, आप अगर आपका 1 करोड़ का माल है तो अभी 10% डिस्काउंट है, आप 90 लाख में ऐसे ले जाइए। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसे अभी दे रहे हो या बाद में दे रहे हो, ये आपका डिस्काउंट फिक्स्ड है। डिस्काउंट अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। लिस्ट और कैटलॉग प्राइस मतलब MRP। एक और होता है कैश डिस्काउंट, कि मैंने आपको बताया कि अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो तो वो आपको थोड़ा कम पैसा आपसे लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सबको कैश चाहिए ना यार, पैसा 2 महीने बाद आएगा, इससे अच्छा पैसा अभी आ जाए तो अभी तो कुछ कर पाऊंगा ना, 2 महीने बाद आएगा फिर कुछ खरीद पाऊंगा, इससे अच्छा अभी दे दो। कैश डिस्काउंट क्या हुआ? डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द अमाउंट पेबल बाय अ डेटर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब यहाँ डेटर कौन हुआ? अगर आपको पता है डेटर कौन है, जिसको पैसा मिलने वाला है। अब जैसे अगर आप रिटेलर हो और होलसेलर से सामान खरीदोगे तो पैसा किसको मिलेगा? होलसेलर को, तो वो हो गया आपका डेटर। तो वो आपको बोलता है कि 1 करोड़ का माल है, 90 लाख में ले जाओ, भले ही 10 लाख कम दे दो बट अभी पैसे दे दो। तो वो क्या चाहता है कि 10 लाख के लालच में आप 10 लाख आपका बच रहा है, तो आप उसके लालच में पैसा अभी दे दोगे। तो वो आपको इसीलिए जानबूझ के ये डिस्काउंट देता है ताकि आप तुरंत पेमेंट करो, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। सी ऑन द स्क्रीन, एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप तुरंत पैसा दो। तो कैश डिस्काउंट एक होता है और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज व्हेन वी मेक कैश बुक्स। तो जब हम लोग कैश बुक का चैप्टर करेंगे तब आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी से बता के आपको याद नहीं रहेगा, बट आपको ये समझ आ गया कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क है। अब एक और डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कैश डिस्काउंट खाली उसको मिलता है जो पैसा अभी देगा। नेक्स्ट वी कम टू कॉस्ट।